देखिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेरिन्स। हेलोवेरिन्स मतलब आपके पास बेंजीन, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हेलो, हेलो बेंजीन। हेलोजन एल्केन्स के नाम से भी और हेलोजन अरीन्स, हेलोजन बेंजीन के नाम से भी कई जगह पर ये चैप्टर है आपके आईबी, आईजीसीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। सो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बेटा हेलो अरीन्स की जो हम करने वाले हैं वो सिंपल 3 स्टेप में होने वाली होती है। एक होगी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन विद मेटल्स, एंड थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर आपके पास मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी भी होगी। अगर आप लोगों ने हेलो एल्केन अच्छे से समझ रखा है तो ये तीनों के कंसेप्ट आपको बहुत इजी लगने वाले हैं, और अगर नहीं तो इससे पहले वाली वीडियो पे प्लीज जाइए और उसको अच्छे से पढ़िए और अपने दिमाग को अच्छे से लगाइए। आपके पास इतना समय नहीं है, अब आपका आ चुका है एग्जाम, ज्यादा टाइम दूर नहीं, ठीक है? तो और कभी नहीं, सिर्फ अभी। अब हम शुरू करते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बच्चे, हम लोगों ने अब तक जो किया वो हेलो एल्केन्स के अंदर भी करा था हमने, और अब हम करने वाले हैं हेलो एरीन्स में। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स दोनों के ही केस में हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है SN1 और SN2 इन हेलो एल्केन पार्ट, उनको तो समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पर क्या होने वाला है क्या नहीं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? इन दोनों में डिफरेंस बेटा ये है कि हेलो एरीन्स आर मच लेस रिएक्टिव, than haloalkane towards nucleophilic substitution reaction। आपके हेलोएरीन्स जो होते हैं वो रिएक्शन तो कर लेंगे, बट उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, जो रिएक्शन करने के लिए वो जितने ईगर होते हैं वो बहुत कम होता है। वो इतनी जल्दी से रिएक्टिव नहीं करेंगे, रिएक्शन को नहीं करेंगे, इसीलिए हमें कुछ टेम्परेचर और प्रेशर जैसे कंडीशंस को एम्प्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्ट करेंगे। आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, आप एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन कीजिए, उसके लॉन्ग क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, हेलोएरीन्स आर मच लेस रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू द हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका जो सबसे मेन कारण है वो सिर्फ ये, क्योंकि वो एरीन्स है सर। एरीन्स है तो वो क्या करेगा सर, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस वाली प्रॉपर्टी शो करता है, और रेजोनेंस प्रॉपर्टी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर तरह के मैकेनिज्म में। आप रेजोनेंस वाली प्रॉपर्टी किसी भी मैकेनिज्म के अंदर अगर आप करके चलोगे, चाहे वो आपका हेलो एरीन्स होना चाहिए बस, उसमें चाहे आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट हो, या फिर आपका क्लोरोबेंजीन हो, या फिर अल्कोहल का फिनोल हो, फिनोक्साइड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, नाइट्रो ग्रुप, कोई सा भी मैकेनिज्म है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आप समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा तो जो आपके बुक्स में इतने अच्छे अच्छे डिजाइन बने हुए हैं वो है क्या चीज। देखिए करते हैं, ये हमने लिया आपके पास हेलोएरीन्स 1 2 3 4 5 6। हेलोजन का एटॉमिक नंबर वो 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड बना रहा है, तो ये बच गए, ठीक है। देखिए होगा क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब आप करते हो तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। लॉन पेयर्स जो है वो आपके बॉन्ड में शिफ्ट होंगे, बॉन्ड वाले चार्ज की फॉर्म में आ जाएंगे, और वहां पर इसी को डीलोकलाइज करवाते रहना है। देखिए कैसे, यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड है, मैं इनको यहां पर लेके आया हूं बेटा, तो क्या होगा सर, ये यहां पर बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। क्या हुआ, ये X है मेरा, 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड आया। अब बेटा यहाँ देखो ध्यान से, अगर डबल बॉन्ड आया है
तो इनके बीच में डबल बॉन्ड पे रिपल्शन होना स्टार्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग आप सबको पता है, बेशक थोड़ा बहुत हो लेकिन बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो होता ही है। और कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इतने थोड़ा ना बनाएगा। तो क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर यहां से शिफ्ट होके इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, तो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये शिफ्ट हो गया। यहां तक समझ में आया। लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू द बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड पेयर था सामने वाले कार्बन का वो शिफ्ट हो गया अपने सामने वाले पे टुवर्ड्स द, एंड इट फॉर्म नेगेटिव चार्ज। भाई गेन करेगा तो नेगेटिव आएगा ना। अब दोबारा से हम क्या करने वाले हैं, ये नेगेटिव है, इसको उठा के यहां पर लगाओ। प्रॉब्लम क्या, लगा देंगे x 1 2 3 4, यहां पर आपने लगा चुके हो बॉन्ड, ये ऐसे बना हुआ है, ये इधर लगाया आपने इधर। अब देखो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होना शुरू हो रहा है। ये वाले कार्बन के देखो कितने बॉन्ड बन चुके हैं, यहाँ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो क्या होगा बेटा, ये सामने वाला उठ के यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में और ये बॉन्ड हट गया। तो यहां पर क्या हुआ, अब ये वाला बॉन्ड उठ के सामने की तरफ चला गया एंड इट विल फॉर्म नेगेटिव चार्ज। क्लियर? दोबारा एक बार करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। अभी हमने फिर इसको घुमाया, यहां पर रखा, यहां रखा तो क्या हुआ, यहां रखा तो क्या हुआ बेटा, ये ऐसे है, ये यहां बन गया, ये ऑलरेडी यहां था ही, और ये डबल बॉन्ड x 1 2 3 4 डन। सर ये तो आपस में क्लोज बॉन्ड पेयर रिपल्शन अगेन। देन क्या होगा सर, ये यहाँ ये तो यहीं रहेगा, बट ये उठ के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ गया, तो इसको हटा देते हैं। तो ये आपका अगला स्ट्रक्चर बना जिसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे वो उठ के यहाँ आ गए। इट फॉर्म दिस, नाउ इट विल बी गोज टुवर्ड्स द, सामने वाले कार्बन के पास चला गया और यहां पर क्या फॉर्म करा, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत है? नाउ अब इस पार्ट में क्या होने वाला है आपके पास, जादू। कैसी, ये नेगेटिव वाला है, अब ये घूम के यहां बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर बनाया डिश डिश, लेकिन उसकी वजह से जो यहां वाला था ये घूम के वापस चला गया, क्योंकि इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं टिकेगा। तो यहां पर वो दोबारा से क्या बन गया, x 1 2 3 4 5 6। तो सर अगर आप इसको देखेंगे और अगर आप इसको देखेंगे, दोनों ही हमारे हेलोएरीन्स हैं। दोनों ही केस में आपके पास हेलोएरीन बन रहा है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था उसका, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर। देखो सर, अब हम सबसे मुश्किल काम करने वाले हैं, वो है काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6। यहां पर आपका डबल बॉन्ड किस किस के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, देन 3 और 4 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, देन 5 और 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड है। क्लियर हो रहा है सर? इसमें यहां देखते हैं एक बार, यहां पर क्या है सर, यहां पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन ही है। किसके बीच में क्या है एक बार देखें। सर यहां पर 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 और 5 के बीच में भी हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड 6 और 1 के बीच में भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। अगर आप यहां की बॉन्ड्स की लोकेशन देखोगे और यहां की बॉन्ड्स की लोकेशन देखोगे तो आप देखोगे कि दोनों ही केस में 1 और 2, 3 और 4, 6 और 5, यहां 2 और 3, 5 और 4 एंड 6 एंड 1, हमारे पास डबल बॉन्ड्स की पोजीशन थोड़ी बदल गई है। इसी को हम बोलते हैं डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और द डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। ये अंदर ही अंदर जो घूमने की जो प्रक्रिया है इनकी, ये जो प्रोसेस यूज करते हैं, ये सबसे यूनिक बनाता है इनको, पता है आपको। इसी वजह से जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। अच्छा, यहां पर भी आपका चैप्टर नंबर 4 मैं लेके आऊंगा 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग, और आपको पता था मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द
स्टेबिलिटी। जो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आएगा? समझ में आया पुत्र? क्लियर हो रहा है? तो यहां पर रेजोनेंस कौन बना रहा है, हेलोएल्केन या हेलोएरीन? तो 1 पॉइंट गोज टू हेलोएल्केन। हाँ, नेगेटिव में ये नहीं बना रहा ना, हेलो रेजोनेंस नहीं बनते। इसके रेजोनेंस सर भर भर के बनते हैं। इतने ज्यादा रेजोनेंस बना रहा है तो यही इस ज्यादा स्टेबल हो गया, और अगर स्टेबल हो गया तो वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा, ये क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। बेंजीन जो होता है वो आपका किस तरह का नेचर का होता है, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में किया था। बेंजीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और माइनस आई इफेक्ट शो करने की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल के पास इतनी जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आपका मन ना हो और अगर आपको कोई काम करवाना हो, जैसे कि पढ़ाई, तो क्या करना होता है, ये वाली चीज का मैकेनिज्म पेरेंट्स को अच्छे से पता होता है। पूछो कैसे? अगर कोई काम करवाना हो और अगर आपका मन ना हो तो हम कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, यू नो, टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर, हाँ सर ये तो सुना हुआ है सर। टेम्परेचर मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है पेरेंट्स का, और प्रेशर जो तुम्हारे ऊपर पड़ता है, और तुम इन कंडीशंस के बिना जल्दी से काम नहीं करते। तो इन भाई साहब का कुछ ऐसा ही है, ठीक है? ये भी ऐसे ही है बेटा, जब तक इनको प्यार से, बहुत प्यार से बोल के ना समझाया जाए, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज ना किया जाए, तब तक मन में ही नहीं आती इनके क्या करने का, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी का देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अब हम जो करने वाले हैं वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट पुत्र जी अभी हमने पढ़ा कंपैरिजन किसका, हेलोएल्केन, हेलोएरीन। हेलोएल्केन वाले लेस रिएक्टिव होते हैं या फिर मोर रिएक्टिव होते हैं? मोर रिएक्टिव। क्यों होते हैं? क्योंकि हेलोएरीन्स वाले सर ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि सर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। क्यों फॉर्म करेंगे सर? बेंजीन है सर, बेंजीन है भाई, है यहाँ, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी आपको। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? चले आगे। एक बार इसको जल्दी से नोट कर लो। ये आपकी बुक्स में जब आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी देखोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन करोगे तो आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन और मोर रिएक्टिव देन दिस, इस टाइप की लैंग्वेज के पूरा अल्कोहल, फिनोल और एल्डिहाइड भरा पड़ा। तो पुत्र जी सबके अंदर आपका रेजोनेंस बनाना और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसकी शुरुआत आपके बेंजीन से होती है। तो इन दिस केस यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बेंजीन delocalization of bonds which is called resonance, और रेजोनेंस वाला पार्ट को आपको करना है। क्लियर? आगे चलें? ठीक, रफ करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो करते हैं। ओके डन। तो बेटा अभी तक आप लोगों ने समझा कि हेलोएरीन्स थोड़े से लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ से, और लेकिन वो फिर भी फॉर्म करते हैं ना, और वो तो आप लोग भी समझ गए हो, पढ़ाई तो फिर भी करोगे ही, कर तो लेते ही हो ना। क्या हो गया सर, कुछ कंडीशंस लग गई, कंडीशंस में किसी का टेम्परेचर, किसी का प्रेशर। और पुत्र जी अगर सुबह सुबह सर्दी के अंदर भी नींद खुल रही है 4 बजे, तो इसका मतलब आपने प्रेशर अपने दिमाग में सेट किया है, और अच्छा है किया है, करोगे तो मिलेगा। देखिए प्रेशर वही जो नींद में आने दे, पढ़ाई कीजिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है हम देखते हैं आगे। हमारे पास बेंजीन है, यहां पर हमारे पास क्लोरीन है। हम यहां पर डायरेक्टली करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ऑब्वियस सी बात है सर, आपने कहा कि NaOH है, वैसे तो OH डायरेक्टली आ सकता है, Na यहां पर आ जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम तो सर ये था ना, आपने कहा था कि ये लेस रिएक्टिव होता है, तो हमें कुछ कंडीशन, वो क्या है, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। This is very important reaction and very important preparation of phenols.
इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बोलते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज में आती है बेटा ये, और इस प्रोसेस का नाम है डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस। और कुछ इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस आपको ध्यान रखनी है इसकी कंडीशंस की। यहां पर 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर। होगा क्या, यू नो वेरी वेल, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये यहां से और ये यहां से हटा दीजिएगा तो वो क्या फॉर्म कर लीजिएगा, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। देन एसिडिफिकेशन बोले तो HCl डाल दो, NaCl, दिस इज एसिडिफिकेशन बोलते हैं बेटा इसको। And it will directly form OH, which is called phenol. आ रहा है समझ में सबको? डोज प्रोसेस। अच्छा, अगर राइटिंग में आगे पीछे लग रहा हो तो कृपया करके जूम करके देख लेना यार, मेडिकल वालों का ऐसे ही रहता है थोड़ा, है ना डॉक्टर्स? फ्यूचर डॉक्टर्स भी तो हो, अपने भी देखो। चलिए यहां तक ओके। देखिए डोज प्रोसेस में हमारा क्लोरोबेंजीन आया NaOH के साथ में, यहां डायरेक्टली फॉर्म कर सकता था, नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि यहां पर वो हेलोएरीन्स है, और हेलोएरीन्स में क्या होता है सर, जल्दी से नहीं करेगा। हेलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कम रिएक्टिव होते हैं, दैट्स व्हाई एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर उसने क्या फॉर्म करा, सोडियम फिनॉक्साइड फर्स्ट, देन फिनोल्स। यहां पर OH हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है ये, और आपको अच्छी तरह करनी भी। एक्चुअली हम इसको अल्कोहल फिनोल्स में भी कराएंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स में भी, बेटा ये बहुत जगह काम में आएगा, ठीक है। क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी के अंदर बनने वाला है, वो अल्कोहल्स में भी आएगा, हम फिनोल्स में भी इनकी कंपैरिजंस भी कईयों के साथ करेंगे। तो ये इसीलिए मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट मार्क करके बताया। एक तो इसकी कंडीशन इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस में जो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बीच में जो बन रहा है वो है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, जो आगे आने वाले चैप्टर्स में कई जगह पर कनेक्टेड लूप बनाने वाला है, और कई सारी प्रॉपर्टीज में इसका कंपैरिजन हम दूसरों के साथ करने वाले हैं। तो बेहतर है हम लोगों ने इसका नाम पहले से इंट्रोड्यूस कर लें, अपने दिमाग में सेट कर लें, देन हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, सो अब आप हमें बताएं, अगर आपके पास यहाँ क्लोरोबेंजीन होगा और CuCN अगर दे दिया जाएगा एट द टेम्परेचर 473, जैसे हमने कहा कि कोई भी चीज जब ये इतना जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्या होगा, CuCl, चार्ज फॉर्मेशन। याद है ना आप लोगों को पहले चार्ज बनाने का है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या निकल जाएगा, साइनाइड इसकी जगह आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर भी मैं आपको याद दिला दूं, KCN हेलोएल्केन, हेलोएल्केन हेलोएरीन्स के अंदर हमने वहां पर हेलोएल्केन प्रॉपर्टी में KCN और AgCN के साथ में कंपैरिजन किया था। ऐसे ही CN ने Cl को डिस्प्लेस किया था और इसने क्या फॉर्म करा, साइनोबेंजीन, और CuCl बाहर हो गया। क्लियर है? देख लो एक बार, बेंजाइन नाइट्राइल, साइनोबेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल कंपाउंड इज फॉर्म्ड ओवर हियर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नोट कर लो। नाउ द सेम पार्ट, आपको याद है हमने एमोनोलिसिस भी किया था, हॉफमैन एमोनोलिसिस। ऐसे ही हम यहां पर अमोनिया ऐड करने वाले हैं एट द सेम टेम्परेचर 473 केल्विन टेम्परेचर। क्या फॉर्म करेगा बेटा वो, देखिए NH3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, H और NH2, Cl and H कंबाइन टुगेदर एंड NH2 उसकी जगह पे आ जाएगा, तो उसने क्या फॉर्म करा, एनिलीन, और क्या निकल गया उसमें से, HCl। यहां तक क्लियर हो गया सबको? हो गया बेटा, 473 केल्विन टेम्परेचर हो गया बच्चे। क्लोरोबेंजीन था ये आपका, यहां पर हमने क्या यूज करा, अमोनिया, तो उससे क्या बना हमारे पास, एनिलीन। सी, आप लोग को याद होना चाहिए, एनिलीन से हम लोगों ने अभी अपने पिछले लेक्चर में क्या किया था,
डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था, एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था, और डाइजोनियम सॉल्ट से हमारे पास सैंडमियर रिएक्शन भी थी, गेटरमैन रिएक्शन भी थी। बेटा यही तो होती है ऑर्गेनिक, सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। डाइजोनियम सॉल्ट हमने इससे बनाया, ये क्लोरोबेंजीन से दोबारा बन सकता है। कैसे? शाबाश, आ रहा है समझ में? यहां पर जो आपने प्रोसेस किया, ये फ्रॉम नाइट्राइल्स कंपाउंड, मतलब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल था, ये फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, एनिलीन फॉर्मेशन, और ऊपर तो आप जानते ही हो फिनोल बना है आपका। क्लियर? नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, तो अगला हम देखते हैं बेटा, ये हमने किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम आगे पढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, जैसे हमने अल्केन्स के अंदर भी किया था बेटा, हेलो अल्केन्स के अंदर जब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद रिएक्शन विद मेटल्स पे गए थे, तो जो जो प्रॉपर्टीज वहां हो रही थी वो भी यहां पर होगी। मैं आपको हेलोएरिन्स के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि अगर आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से करना है तो आपको हेलोएल्केन वाला पार्ट भी अच्छे से समझना होगा। क्लियर हो रहा है? देखो, अब जो हम करने वाले हैं बेटा, वो आपका रिएक्शन विद मेटल्स का केस आएगा। हेलोएरिन्स के अंदर ही है नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल्स। देखो, जैसे हमारे पास हेलो एल्केन्स के अंदर भी जब हमारे हेलो एल्केन्स ने मेटल के साथ रिएक्ट करा, तब भी हमने एक प्रेजेंस लिया था। किसके प्रेजेंस में हो रहा है वो? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पर भी जो भी आपकी रिएक्शन होगी वो किसके प्रेजेंस में हो गई? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और जब यहां आपका सिमिलरिटी है सर, तो आपके पास अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी, किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, वो भी आपस में सिमिलर होगा। देखिए, सबसे फर्स्ट है आपका रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल, हम यहीं से मेटल चेंज करते जाएंगे, आगे रिएक्शन बढ़ाते जाएंगे। ठीक है? सोडियम मेटल के केस में अगर वो रिएक्ट करेगा तो आपको याद होगा बेटा, हमने वहां पर एल्केन लिया था, हेलो एल्केन, वहां पर क्लोरीन लगाया, सोडियम मेटल लिया था, तो सोडियम मेटल की रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, और इसीलिए वो एक की जगह दो के साथ, सनी बाजी, एक नहीं दो को बीच, तो क्या है? Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, चार्ज फॉर्मेशन किया, आपस में ये कंबाइन हुए। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुआ? ड्राई ईथर। ये आप ही बता रहे हो मुझको। अब क्या होगा? ये बेंजीन और ये बेंजीन आपस में मिलेगा सर, और क्या फॉर्म करेगा मेरा पुत्र? ये फॉर्म करेगा डाइफिनाइल। क्या फॉर्म किया बच्चे इसने? डाइफिनाइल। इस केस में ये बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है हमारे रिएक्शन ऑफ मेटल के साथ में, जब हमने सोडियम मेटल के साथ किया था हेलो एल्केन्स का। याद है हमने किया था वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में यहां पर हमारे पास एल्केन कंपाउंड था R, Cl सेम टू सेम था, यहां पर भी हमारे पास Cl और R ये सब निकल गया था, एंड द प्रोडक्ट विल बी डायरेक्टली फॉर्म। बट यहां पर सर हमारे पास बेंजीन है, देयरफॉर हम यहां पर जो नेमिंग रिएक्शन यूज करने वाले हैं उसका नाम क्या है सर? फिटिंग रिएक्शन। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? क्लियर हो रहा है सर? यहां पर बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे, क्या फॉर्म करेगा? फिनाइल, फिनाइल, डाइफिनाइल। ठीक है सर? अच्छा, अगर मैं एक जगह पर CH3 ग्रुप कर देता हूं, मतलब इंस्टेड ऑफ योर बेंजीन, बोथ साइड बेंजीन लगाने की जगह पर अगर हम एक साइड पे चाहे CH3 ग्रुप ऐड कर दो, किसी भी साइड कर ले, इधर या उधर, तो क्या होगा बेटा आपके पास? वो आपकी एक अलग नेमिंग रिएक्शन बन जाएगी। जैसे आपके पास यहां पे तो है क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम प्लस क्लोरोइन, और यहां CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा यहां पे? ड्राई ईथर। सेम and a positive Cl negative, they will combine together and the toluene product will be formed.
अभी हमने किया, टोलिन का काफी यूज था, तो ये क्या है, टोलिन विल बी फॉर्म, और क्या निकल गया इसमें से, 2NaCl। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, ये हमने किया बेटा सोडियम मेटल का यूज करके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अभी हमने जो वुड्स को भी लिया और फिटिंग को भी लिया, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब सर ये तो बहुत सिंपल है, और पुत्र 11th क्लास का बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है ये रिएक्शन, तब से आता है और अब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कन्वर्जन्स में भी यूज में आएगा, कंपाउंड्स चाहे आपका एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हेलोल्केन्स हो, तो हो जाएगा आपका। इसके बाद बेटा हम करते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। आपको याद होना चाहिए मैग्नीशियम मेटल हेलोल्केन्स में इसने हमें रिएक्ट करके एक वो खजाना दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज भी मिला था। बिल्कुल बेटा हम वैसा ही करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन होने वाली है वो बिल्कुल सिमिलर है आपके किसके, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा ही होगा, बिकॉज जब आपने ये पता लग गया कि कभी भी आपका हेलोवेरिन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा वो ऑलवेज किसकी प्रेजेंस में करेगा, ड्राई ईथर। तो यहां पर हमने बेटा क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया, मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बताओ क्या होगा सर, ये ड्राई मैग्नीशियम मेटल इनके बीच में आ जाएगा और वो क्या फॉर्म कर लेगा, वहां पर R था, यहां पर बेंजीन है, MgX। X मींस यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, क्लोरीन। सो RMgX, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां तक समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मतलब हम यहां पर रिएक्शन करने वाले हैं मेटल के साथ ही करने वाले हैं, बट मेटल जो हम लेने वाले हैं वो चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, वही होगा जो अभी तक करते आए हो और कुछ नहीं। जब देखो डायलॉग, कॉपर सर, कॉपर, कॉपर के लिए वुड्स फिटिंग या फिटिंग नहीं आएगा, उलमैन रिएक्शन आएगा, उलमैन रिएक्शन। लेकिन हाँ जो प्रोसेस होता है वो वैसा ही होगा जितना अभी तक हुआ। क्या क्या हुआ अभी, क्लोरोबेंजीन प्लस कॉपर आया, प्लस ये क्लोरोबेंजीन भी आया, कॉपर अकेला ही देख लेगा इनको क्या फॉर्म करा। सर प्रोडक्ट भी वैसा ही बना हमारा, डाइफिनाइल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सारी चीजें तो सर वैसे की वैसे ही हो गई, बस हमने क्या चेंज किया सर, हमने सिर्फ कॉपर ले लिया, और कॉपर तो हमारा ऑब्वियसली बात है मेटल है, चार्ज फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ हेलोवेरिन्स रिएक्शन विद मेटल्स इज सेम इन द सोडियम, इन द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में थोड़ा आपका ग्रिग्नार्ड बना, बट कॉपर एंड ऑल फुट्स फिटिंग सब कुछ तो सेम ही था। क्लियर हुआ? ओके, नाउ अब हम शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो हम करने वाले हैं बेटा वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेरिन्स का सबसे लास्ट पार्ट होने वाला है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक तरीके से देखा जाए तो बेटा आप सब जानते हो कि आपके पास जो सामने है कंपाउंड वो क्या है, बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, और बेंजीन के केस में देखिए यहां पर आपका हेलोजन है, हेलोजन है तो इसके पास 1 2 3 4 5 6, और ऑब्वियस बात है हमारे पास बेंजीन इस फॉर्म में प्रेजेंट है। यहां पर देखने से लगता है कि ये कार्बन और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, बट इनके बीच में कई जगह डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अब आप पूछोगे सर ये कैसे होता है, ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की वजह से होता है, और ये हमने अभी आपको समझाया भी था। अगर आपको देखना है तो देखिए, ये डबल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आके बॉन्ड पेयर्स की फॉर्म में आएगा, और वो क्या फॉर्म कर लेगा आपके पास,
डबल बॉन्ड X 1 2 3 4 और यहाँ पे खचर खचर डिचक, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी था बेंजीन के पास, यहाँ डबल बॉन्ड से कार्बन ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड कहां पर उठ के आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। नाउ ये दोबारा से इसके पास जाएगा। इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले आपके इसी लेक्चर में। ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज इधर आके बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड, और इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, तो ये इधर आ गया तो ये हट गया। देन ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर बन चुका है। नाउ थर्ड वन को अगर हम देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा सर, वो ऐसे दिखेगा। देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज था, वो इधर से इधर आया बॉन्ड बनाने के लिए, तो इनके बीच में रिपल्शन हुआ, इधर आ गया ये, तो ये यहां से हटकर नेगेटिव फॉर्म में यहां पर आ गया। क्लियर? और ऊपर X हमारा एज इट इज है, तो एक तरीके से देखो काफी देर तक इनके पास डबल बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है इन बिटवीन द कार्बन एंड X। ठीक है, अब दोबारा से इसको अगर हम कराएंगे तो वो क्या फॉर्म कर लेगा सर, ये आपका बन चुका है हेलोएरिन। यहां पर अगर आपने देखा हो बेटा एक बार, यहां पर जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बनाया ऑलरेडी हमने अभी बनाया था, हमने उस टाइम पे समझा भी था, बट ये मुझे बनाना अभी इसलिए जरूरी था, अगर आप इसको देखोगे तो इनके नेगेटिव चार्ज, ये जो बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पर लोन पेयर गए, यहाँ पर इसके बाद जो नेगेटिव चार्ज आया, मैं बस आपको उनकी पोजीशंस दिखाना चाहता हूँ। इन्हीं पोजीशन के बेसिस पे आपकी जो आगे रिएक्शन होने वाली ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज बेस्ड ऑन दीज प्रोसेस बेटा, इन्हीं प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होने वाली है सर। इसीलिए आप कहोगे सर डबल बार। देखिए बेंजीन में मैंने आपको ये भी बताया था, ये पैरा होता है, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा, देन अगेन पैरा, देन अगेन मेटा, देन अगेन ऑर्थो। हद मचा रखी है यार सब कुछ है। देखो यहां से ये इधर आया तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, ठीक है, इसके बाद ऑर्थो पे आ गया, ओके, देन उसके बाद यहां पैरा पे आ गया, ओके, देन उसके बाद ऑर्थो पे आया है, ओके, पैरा पे तो ठीक था ही। तो इसका मतलब आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ड्यूरिंग द delocalization of pi electrons या डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो एंड पैरा पे हमारा चार्ज गया। दैट्स वाई पुत्र जी पैरा is more stable than ortho, then more stable than meta. This is the part. ये मैंने आपको क्यों बताया बेटा, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि अब जब हम इलेक्ट्रोफाइल लेके आएंगे, ऑब्वियस सी बात है बेंजीन है तो वो क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। हमारे हेलोएरीन्स के अंदर, हमारे बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ये दो इफेक्ट ऐसे होते हैं, एक माइनस आई और एक रेजोनेंस, जिनकी वजह से ये सबसे ज्यादा अलग बिहेवियर और प्रॉपर्टी शो करता है। आपका चाहे वो कोई भी किसी भी उसमें कर लो, अल्कोहल्स में पढ़ लो, एल्डिहाइड्स में कर लो, या किसी भी उसमें कर लो बच्चे, आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज करने वाले हैं ये बेंजीन की कंसेप्ट्स में, वो है माइनस आई एंड योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये पता लगता है कि कौन सा आएगा कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल, तो वो किस जगह पर आके अटैक करेगा, ठीक है, और वो कहां पर रिएक्ट करेगा। आपको सिर्फ ये समझना है, बाकी का तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। आगे चलें सर, तो ये आपका बेंजीन का माइनस आई रेजोनेंस, यहां पर पैरा ऑर्थोमेटा। अब आपको यहां पर जो आगे हम रिएक्शन करने वाले हैं उसको समझने के अंदर आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें हम जो भी लेके आएंगे उसको या तो दो ही जगह पर ऐड करने वाले हैं, ऑर्थो या फिर पैरा, बताना मत। चलें सर, कर दे रफ, ओके, कर लिया नोट। एक बात बताओ, आप लोग ने पूरा चैप्टर कर लिया ऑलमोस्ट, होता है ना कि हाथी निकल चुका है, पूंछ बच गई है, इट मींस पूरा चैप्टर हो चुका है, लास्ट के 4-5 कंसेप्ट रहते हैं। तो मुझे बस आप एक बात बताओ, इतना करने के बाद
जब आपको मैंने पूछा कि हैलोजिनेशन क्या होता है तो आप समझ गए होंगे हैलोजिनेशन का मतलब होता है सर एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, बगल वाले को मत बताओ क्या होता है बेटा। हैलोजिनेशन कराने वाले हैं हम इसके अंदर सबसे पहले किसमें सर हैलोअल्केन और हैलोवेरिन। सर हैलोवेरिन, एक काम करते हैं Cl ले लेते हैं। हमने क्या काम किया, 2 क्लोरीन ऐड करा दिए सर, हमारे पास 2 क्लोरीन है। अब हमारे पास 2 क्लोरीन है सर, यहाँ पर मुझे क्या कराना है, इसमें ऐड कराना है। यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूट क्लोरीन को तो करेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ऑलरेडी एक क्लोरीन प्रेजेंट है। लेकिन बेंजीन के पास और भी तो जगह है जहां पर हर जगह क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। एक बार ध्यान से समझना, हमने क्लोरीन ऐड कराया तो इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। ब्रोमीन ऐड कराओगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन। क्लियर प्रॉब्लम। इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 होगा क्या बेटा, सर वो Cl को हटाएगा नहीं, वो हाइड्रोजन को हटाएगा। बट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इतने सारे अलग अलग पोजीशन पे हमारे बेंजीन है, वो कहां से हाइड्रोजन को हटाएगा, इतने सारे पोजीशन है हमारे पास। तो वहां पर आपको अभी जो हमने किया था कंसेप्ट वो काम में आएगा। और यहां पर H है हमारे पास, क्या निकल जाएगा, HCl। और बेटा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनाएगा, मतलब 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनाएगा। एक में हमारे पास क्लोरीन एक पे पैरा पे आके अटैच हुआ और एक ऑर्थो पे आके अटैच हुआ, इसको बोलते हैं पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, जो क्या फॉर्म कर रहा है, बाय द अटैचमेंट ऑफ क्लोरीन कंपाउंड। ठीक है, बट दूसरे वाला जो है ओ ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, हमारे पास 2 हो गए हैं बेटा, एक पैरा डाइक्लोरो बेंजीन और दूसरा है हमारे पास ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। यहां तक क्लियर है, सब्स्टिट्यूट हुआ है। बट बेटा जी यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है इतनी सारी पोजीशंस में से क्यों ऐसा है बेटा कि उसने सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही अटैक किया। क्यों किया ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा नाइट्रिक एसिड, मतलब नाइट्रेशन। अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं तो मतलब एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप या नाइट्रिक एसिड आप ले सकते हो। नाइट्रिक एसिड आपके पास, आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, HNO3 और ये किसके प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3 बेटा। FeCl3 एनहाइड्रस AlCl3 ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको ये मिलते हैं क्योंकि इट एक्ट एज ए लुईस एसिड। ठीक है, ये 2 तरह के आपको रिएजेंट्स अपने माइंड में सेट कर लेने हैं। ठीक है, जब आपके पास हैलोअरीन्स आएगा तो आप FeCl3 भी यूज करोगे और AlCl3 भी। ठीक है, यहां से OH अलग कर दो। देखो जब कभी भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना होता है तो सबसे पहले उसमें से OH निकालो। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रिक एसिड है, क्या करना है, OH अलग करो, क्या बचेगा, NO2। सिंपल, 2 3 4 5, सिंपल है सर। और पता है ना हमारे पास 2 पोजीशंस कौन कौन सी होती है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में से हमारे पास 2 पोजीशंस होती है, कौन कौन सी, ऑर्थो और पैरा। और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सी पोजीशन ज्यादा स्टेबल होती है, पैरा। और तो हमारे पास कोई भी आएगा तो वो ये H और ये OH, भैया चार्ज फॉर्मेशन याद है ना, पॉजिटिव, क्या निकल जाएगा, H2O। क्या निकलेगा बेटा यहां से, H2O। और NO2 ग्रुप आ जाएगा या तो हमारा पैरा पे या फिर हमारा ऑर्थो पे। अब वो डिपेंड करता है उसके मेजर और माइनर। मेजर प्रोडक्ट कौन बनाता है हमेशा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। और ज्यादा स्टेबल कौन है आपका, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहां पर क्या है, पैरा नाइट्रो क्लोरोनाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, पैरा, यहां पर आपका ज्यादा स्टेबल कौन सा है बेटा, पैरा कंपाउंड। ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज
less product, less stable, that's why they are for minor and it will they for major. तो नाइट्रो कंपाउंड जब हमारा इसके साथ रिएक्ट किया बेटा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाया इसने यहां पर, देखिए। हाँ बेटा, यहां के बाद वो दो कंपाउंड की फॉर्म में गया, यहां पर क्या फॉर्म किया उसने, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, और यहां पे बनाया उसने ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? बट ये आपका पैरा कंपाउंड है, वो आपका ऑर्थो, तो मेजर कौन सा हुआ, पैरा, और माइनर कौन सा हुआ, ऑर्थो। समझ में आ रहा है आप सबको? नोट कीजिए बेटा, नोट करो इसको जल्दी से। हम लोगों ने बेटा हेलोवेरिन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज का अपना तीसरा कंसेप्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने स्टार्ट किया। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अलग अलग प्रोसेस का है बेटा, इट डिपेंड कि आप रिएजेंट कौन सा लेके आ रहे हो। जैसे आपने क्लोरीन लेके आए तो हमने जो यूज करा वो क्या यूज कर लिया, हेलोजिनेशन, ठीक है। अगर हमने नाइट्रिक एसिड लेके आए तो हमने क्या यूज कर लिया, नाइट्रेशन, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेके आने वाले हो। बट उन्हीं के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि वो कैसे और कहां पर रिएक्ट करता है, और वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है, आपको फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी हमने जो अभी थोड़ी देर पहले दोबारा से रिवाइज किया था वो क्या था आपका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपके पास ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होने की वजह से वो पोजीशंस हमारी ज्यादा स्टेबल हो गई थी। यही रीजन है बेटा, जब हमारे पास जो हेलोजन होता है जब वो अटैक करता है या फिर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होता है तो वो सिर्फ दो ही जगह के हाइड्रोजन को भगाएगा, पैरा और ऑर्थो। और पैरा ज्यादा स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज फॉर मेजर प्रोडक्ट, और लेस स्टेबल वाला आपका कौन सा है, ऑर्थो। समझ आया? ओके बेटा, नोट कर लिया। फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरो एंड क्लोरोनाइट्रोबेंजीन is based on the electrophilic substitution reaction ortho and para directing position, okay? आपको ये ऑर्थो और पैरा की डायरेक्टिंग पोजीशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। हमारे पास अभी और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हम अब नेक्स्ट वाला जो लेके आने वाले हैं वो है रिएक्शन, वो है आपका रिएक्शन विद सल्फोनिक एसिड SO3H आयन। बेसिकली इसको हम सल्फोनेशन स्टेप भी बोलते हैं, सल्फोनेशन, क्योंकि बेटा हम यहाँ पर आपके पास जो क्लोरोबेंजीन प्रेजेंट है उसमें H2SO4 डालेंगे। क्या यूज करेंगे, H2SO4। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए आपको सेपरेट करने के लिए क्या करोगे, इसमें से OH अलग करो, क्या बचेगा, SO3H। दो है हमारे पास पोजीशंस, हाइड्रोजन तो हर कोने पे अटैच है, बट हमारे पास पोजीशन दो है। क्या होगा, H एंड OH निकल जाएगा, नेगेटिव था पॉजिटिव था, ये इधर आ जाएगा, ये SO3H या ऑर्थो और पैरा पे आएगा, जिसमें से ज्यादा स्टेबल जो कंपाउंड बनाएगा वो कौन सा होगा, पैरा, और दूसरे वाला जो हमारे पास प्रेजेंट ही वो है ऑर्थो पोजीशन पे। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? इस वाले केस में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन के साथ जब वो रिएक्शन करेगा तो फिर क्या फॉर्म कर रहा है, H2SO4 पैरा सल्फोनिक बेंजीन, पैरा सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन, एंड ऑर्थो सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन। तो ठीक है, कंपाउंड आपने फॉर्म किया, बट व्हाई दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ये समझ में आया। जिसके अंदर से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो भी आपको पता लगा, माइनर वो कौन सा बनाएगा वो भी आपको पता लग गया। तो
ऑन द बेसिस ऑफ दिस सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ये बेटा 3 तरह के कंपाउंड्स, 3 तरह के प्रोसेस हमने पढ़े जिसमें हमारे पास अलग अलग हमारे प्रोडक्ट्स बने। एंड जो हमने तरीका फॉलो किया वो तो सेम था ना, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। Why the ortho and para directing groups are more efficient as compared to the meta, वो आपको पढ़ना है। ऑर्थो और पैरा पे जो पोजीशन है वो जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, इसके साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादातर वो क्यों करता है वो आपने पढ़ा, हो जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारा है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बच्चे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो ये भी नेमिंग रिएक्शन, ये भी होगी किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। बट यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 तरह के फॉर्मेट में होती है, एक होती है एल्काइलेशन और दूसरी होती है असाइलेशन। पुत्र जी एशन तो प्रोसेस है, हमें तो वर्ड पे जाना है। एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। हम यहां पर क्या होने वाला है, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। असाइलेशन में असाइल तो क्या होगा, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। क्लियर हो रहा है यहां पे, कैसे होगा चले देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन करते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के अंदर हमने जो कंपाउंड लिया है सबसे पहले तो आपका वही है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसमें हमने ऐड कर दिया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सिंपल है। इसके पास आपके ऑब्वियसली है ऑर्थो भी है, पैरा भी है, दो पोजीशन अभी हमने कर चुके हैं। 2 प्रोडक्ट बनाएगा, एक मेजर एक माइनर, ये भी हम कर चुके हैं। देन क्या नहीं करा सर, सब तो कर चुके हैं, हर जगह हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन Cl के साथ निकाल लो ना, मना किसने किया है, समझ में आ रहा है। यहाँ का हाइड्रोजन Cl के साथ निकल जाएगा एंड ऊपर क्या बच रहा है, क्लोरीन। यहाँ आ गया CH3 एक पैरा पे और एक आ जाएगा आपका किस पे, ऑर्थो पे। क्लोरोटोलिन पैरा वाले पोजीशन पे और दूसरे वाले पे है ऑर्थोक्लोरोटोलिन, पैरा क्लोरोटोलिन, और इस पे है ऑर्थोक्लोरोटोलिन। नोट कर लीजिए। यहां पर हमने एल्काइलेशन क्यों बोला, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, CH3 ग्रुप या तो यहां पर या फिर यहां पर एडिशन हुआ है किसका, CH3 ग्रुप का। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एल्काइलेशन। बट बोथ ऑफ द रिएक्शन विल फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। समझ में आया क्या, क्लियर सर? हाँ सर क्लियर है। चलते हैं, देखिए सेकंड है आपका असाइलेशन। एंड असाइलेशन को क्या होता है, यहां पर आपने एल्काइल ग्रुप ऐड करवाया था, यहां असाइल ग्रुप CH3COCl असाइल ग्रुप होता है जिसके साथ आपके पास COCl कंपाउंड जुड़ा हो। देखिए जैसे कि ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां ऐड कर दिया CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखो यहां पर भी हमने ये लिया है, यहां पर भी हमने ये लिया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है, तो इन चीजों की गलतियां मत करना। बहुत बेसिक्स थिंग्स है ये बेटा, ये आपको आनी चाहिए। क्लियर हो रहा है। एरोमेटिक के साथ ऑलरेडी इतने सारे कैटलिस्ट होते भी नहीं है ना पुत्र जी, थोड़े पास तो एक दो ही हैं, ठीक है, तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आनी। चले आगे, क्या होगा बताओ 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 बताओ। H और ये Cl, ऑर्थो और पैरा, समझते भाई होंगे? हाँ जी सर हम सब समझ गए। देखिए COCH3 ऑर्थो पे एंड दूसरा
यहाँ पर COCH3, ये क्या बनाया आपके पास, पैरा कंपाउंड और ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो दोनों बन चुके हैं बेटा। ये आपका बना है पैरा, CH3 नहीं आएगा, Cl है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर भी पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, कीटोन कंपाउंड बना है बेटा आपका, C डबल बॉन्ड O। यहाँ ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, आप इसमें से कर सकते हो। दोनों ही केस में बेटा, दोनों ही केस में हमारा क्लोरोबेंजीन लिया था, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर भी है, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर ये COCH3 ग्रुप ऐड हुआ है, यहाँ खाली CH3 ग्रुप। और एडिशन ऑफ COCH3 कंप्लीट असाइल ग्रुप का ऐड होना इज कॉल्ड असाइलेशन। तो हेलोवेरिन्स के अंदर जो आपका लास्ट पार्ट था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, जिसके अंदर हमें अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के प्रोसेस करने थे, वहां तक हमने ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, एशनेशन, सारी चीजें हो चुकी है। समझ में आ रहा है? सबके अंदर आपने जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी बनाकर कि वाई कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्यों अटैच होगा, वो हमने किया। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम आ रही है? आपको अपनी एनसीईआरटी के जितने भी गिवन कंसेप्ट है उसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। यहां पे हम लोग खत्म करते हैं आपका हेलो एल्केन और हेलोवेरिन्स के कंसेप्ट, केमिकल रिएक्टिविटी, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। तो एक बार दिमाग लगा के स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। हेलो एल्केन जब हमने शुरू किया था तो उसमें प्रॉपर्टीज हमने पढ़ते गए उसमें, और फिर हमने बेंजीन वालों के साथ कंपैरिजन कराया, सिमिलैरिटी भी थी, कंपैरिजन भी था, डिफरेंस भी था, सब कुछ चलता रहेगा। बट आपको अपने सबसे पहले ये सारे के सारे नोट्स अच्छे से करने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ओके ना। सो बेटा समझ में आया? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड काइंडली सपोर्ट अस, योर फेवरेट टीचर हिमांशु शर्मा, केमिस्ट्री वाला। ओके, ऑल द बेस्ट।